नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। और हम आपको पता है एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स का जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट वाइज मैंने वीडियो बना दी है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जाके चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो हमने उन्हीं को रिवीजन करना शुरू किया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमने पहले जो यूनिट है जैसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो थी हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ वाली यूनिट। उसमें हमने टॉपिक शुरू कर दिए थे। पहले नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सेकंड नंबर पे अपन सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ वाली अपनी यूनिट आती है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इम्यूनिटी से पूछे गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको पता चलेगा। और मैं आगे भी बताऊंगा जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस इम्यूनिटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको क्विक रिवीजन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पूरा जो टॉपिक है ग्रेजुएशन तक का आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर भी यदि आपको और डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है तो आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे इम्यूनोलॉजी का अलग से आपको एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और डिटेल में आप देख सकते हैं, जैसे 7-7, 8-8 मिनट की वीडियो है, टॉपिक वाइज मैंने बना रखी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं कि बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है या कोई भी रोग कारक ऐसा हो सकता है जो रोग उत्पन्न करता है, उसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है जिसको अपन इम्यून सिस्टम कह देते हैं या फिर प्रतिरक्षा तंत्र कह देते हैं। तो जो हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम काम कर रहा है कि कोई भी बाहर का पार्टिकल ये कोई रोग कारक हो रहा है, कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर रहा है, उसे लड़ने के लिए जो क्षमता होती है, ये जो प्रक्रिया होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कह देते हैं। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या बात करेंगे, तो इम्यूनोलॉजी की बात कर लेंगे सबसे पहले, फिर एंटीजन एंटीबॉडीज की यहाँ पे बात कर लेंगे, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की बात कर लेंगे हम यहाँ पे, फिर अपन वैक्सीनेशन की बात कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन को भी अपन इसी के अंदर कंसिडर कर लेंगे, और कैंसर और पॉल्यूशन डिजीज की भी हम इसी में बात कर लेंगे। यानी इतने टॉपिक्स आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। क्विक रिवीजन की तरह आप इसको देख सकते हैं। मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि जब भी आप कुछ भी काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ आपको अपने हाथों को यूज़ लेना पड़ रहा है, कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप कानों में ईयरफोन लगाइए, ईयरबड्स लगाइए, आप उस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा ही जाएगा 100%। ठीक है, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, जितना हो सके उतना टाइम को आप यूटिलाइज करिए क्योंकि बहुत कम समय अब आपके पास बचा हुआ है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी की हमने बात कर ली, अब अपन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो प्रकार की इम्यूनिटी आती है। सबसे पहले आती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है कि प्रतिरक्षा ऐसी या फिर एंटीबॉडीज का निर्माण स्वयं व्यक्ति के शरीर के अंदर ही होता है, यानी कि जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बनती हैं वो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं। ठीक है, यदि हम पैसिव की बात करें तो पैसिव का मतलब होता है कि एंटीबॉडीज को बाहर से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब हम यदि एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक तो नेचुरली होती है और दूसरी आर्टिफिशियल होती है। सेम प्रकार से पैसिव की बात करें तो एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है, दोनों सेम होते हैं। अब हमें पता है कि भाई एक्टिव का मतलब क्या है कि एंटीबॉडीज का निर्माण व्यक्ति के शरीर में खुद से होगा अंदर से। तो नेचुरली कैसे होगा, मान के चलिए किसी को डेंगू की डिजीज हो गई या फिर चिकन पॉक्स हो गया, उसके बाद जो भी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनेंगी या फिर इम्यूनिटी जो भी हमारी बॉडी में डेवलप होगी उसको अपन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ऐसी आर्टिफिशियल की बात करें तो जैसे पोलियो की डिजीज़ हो गई, उसके बाद हमने पोलियो का टीका लगाया। कोविड अभी अपने बहुत आया था, ठीक है, उसके बाद जो जितने भी टीके लगे, तो कोविड का टीका आता है वो आर्टिफिशियल एक्टिव मैं बात करूँ इम्यूनिटी के अंदर आता है, क्योंकि कोविड का टीका हमने लगाया जिससे कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन सके। हमने बाहर से एंटीबॉडी नहीं डाली थी, ध्यान रखना, हमने कोविड के वैक्सीन लगाई थी, टीका लगाया था जिससे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण हो सके। तो ये हमारे एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में नेचुरल का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में अंदर से प्रवेश, यानी सॉरी बाहर से प्रवेश कराई जाएंगे। तो नेचुरली कैसे प्रवेश कराएंगे, आपने सुना होगा एक आईजीजी होती है, आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे। उसमें क्या होता है कि गर्भवती स्त्री में से, यानी उसका जो प्लेसेंटा होता है उससे भ्रूण में जो इम्यूनिटी है वो चली जाती है या फिर एंटीबॉडीज चली जाती हैं। भ्रूण के लिए ये एंटीबॉडीज बाहर से आई हैं, चाहे ये कैसे भी आई हो, माता के शरीर से आई हो, गर्भवती स्त्री के शरीर से वो जा रही है प्लेसेंटा के थ्रू, तो इसको अपन नेचुरल कहेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। और आईजीजी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, कई बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो बना है प्रश्न भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि माता के दूध से शिशु में जो एंटीबॉडीज जा रही हैं वो कौन सी होती है, आईजीए होती हैं। इन दोनों लाइन से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही कैसे हो जाते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो जाती है। कृत्रिम की बात कर लें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में क्या होगा कि जो एंटी टेटनेस का सीरम अपन या फिर जो टीका अपन लगाते हैं उसमें क्या करते हैं अपन, एंटीबॉडीज को डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। तो ये बेसिक जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है हमने क्लियर कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जब हमारे शरीर में कोई भी रोग कारक संपर्क में आता है हमारे शरीर के में, तो हमारी बॉडी तुरंत एक रिस्पॉन्स करती है, यानी कि इम्यूनिटी जो है या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है, इसको अपन इम्यून रिस्पॉन्स कह देते हैं।
ठीक है। अब होता क्या है कि यानी कि चलिए मान के चलिए कि कोई पहली बार रोग कारक हमारी बॉडी के संपर्क में आया, तो पहली बार जो रिस्पॉन्स होगा उसके अपन प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे। इसमें क्या होगा कि आईजीएम और आईजीजी नाम की 2 एंटीबॉडीज का निर्माण होगा, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। जब एक बार वो रोग कारक हमारे संपर्क में आ गया हमारी बॉडी की में, तो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि एक बी सेल्स पाई जाती हैं जो कि मेमोरी सेल्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, मेमोरी सेल्स का निर्माण हो गया तो उन्होंने उस एंटीजन की पहचान करके अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। अब दोबारा से जब वही रोग कारक पुनः हमारी बॉडी के संपर्क में आएगा तो बहुत तेजी से रिस्पॉन्स होगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहेंगे। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आगे अपन डिस्कस भी करेंगे कि द्वितीय प्रतिरक्षा जो अनुक्रिया होती है बहुत तेजी से होती है और कई गुना अधिक होती है, ध्यान रखना। तो अब क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज हैं जैसे आईजीएम हो गई, आईजीजी हो गई, इनका निर्माण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसको अपन बूस्टर रिस्पॉन्स भी कह देते हैं। आपको ध्यान होगा जब कोरोना की वैक्सीन हम सबकी बॉडी में लगाई गई थी, एक बूस्टर डोज भी लगाई गई थी। बूस्टर डोज क्यों लगाई गई थी? जब पहली बार जो डोज लगी, फर्स्ट डोज जो लगी थी, उस समय हमारी बॉडी में प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हुई थी, यानी कि जो पहला हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हुआ था, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ था, लेकिन उससे एंटीबॉडीज बहुत कम संख्या में बनती है, इसलिए दूसरी डोज दी गई जिसको अपन बूस्टर डोज कहते हैं। जो उस समय क्या हुआ कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने किया, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या बनी, एंटीबॉडीज बनी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे आप नंबर्स भी देख सकते हैं कि जो पहला होता है उसमें कितनी बनी, 10 एंटीबॉडीज बन रही हैं, लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा, यानी कि लगभग 700-800 एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एंटीजन के बारे में। एंटीजन होते क्या है कि हमारी बॉडी के लिए जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई भी बाहर से आया हुआ पदार्थ है, वो सब एंटीजन्स हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी फंगस हो सकती है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एंटीजन होते हैं। यहाँ पे परिभाषा भी दी गई है कि सजीव या निर्जीव पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने का काम करते हैं। चूंकि वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल्स है, तो वो तुरंत हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है सुनना कि जितने भी सजीव एंटीजन होते हैं, एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक सजीव एंटीजन की मैं यहाँ पे बात कर लें, कोई भी वायरस हो गया तो वो क्या करेगा, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड या फिर न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि एंटीजन की सरफेस होती है, उस एंटीजन की सरफेस पर एंटीजन डिटर्मिनेंट्स या फिर एपिटॉप्स पाए जाते हैं जो कि उसकी पहचान होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के जो ट्राइंगल्स हैं वो यहाँ पे देखने के मिल रहे हैं, तो ये इसकी क्या है, एंटीजन ए की पहचान है। ठीक है, अब इसकी पहचान कौन करेगा, तो एंटीबॉडीज इसकी पहचान करके रख लेंगी और अपने मेमोरी सेल्स में उसको क्या कर लेंगी, सेव कर लेंगी। तो जो भी एंटीजन की सतह पर पाए जा रहे हैं जो कि इसकी पहचान कराते हैं, हम उनको अपन क्या कह देते हैं, एपिटॉप्स कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो अगला होता है कि कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एंटीजेंस जो है ऐसे होते हैं जो अकेले ही हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने का काम करते हैं। उनको अपन कंप्लीट एंटीजेंस कह देते हैं, यानी कि स्वयं ने ही सारा काम कर दिया। एंटीजन जो हमारी इम्यूनिटी थी उसको क्या कर दिया, बूस्ट करने का काम कर दिया या फिर एक्टिवेट करने का काम कर दिया, तो वो तो हो गया कंप्लीट। लेकिन कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जिनको अपन हेप्टेन्स कह देते हैं या फिर इनकम्प्लीट एंटीजेंस कहते हैं, जो कि अकेले ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाते। उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। उनको अपन क्या कह देते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन या फिर हेप्टेन्स कह देते हैं। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कह देते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा में सहायक होती हैं तथा किसी एंटीजन पर प्राइमरी रिस्पॉन्स दिखाती हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं, 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले होती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी में एक टाइप होता है ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। जो एग्रेन्युलोसाइट होती है उसका टाइप होता है मैक्रोफेजेस कोशिकाएं। ये कैसी होती हैं, बड़े आकार की होती हैं, आपको ध्यान रखना है। और भक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं। मैक्रोफेजेस होती हैं सीधे ही एंटीजन को मार कर ये खा जाती हैं, जिसमें उदाहरण आता है हमारा कौन सा, एग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं। दूसरे नंबर पर आती है डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल का मतलब क्या होता है, इनके पास एक लंबा प्रवर्ध पाया जाता है और प्रवृत्त पाया जाता है, तो उस प्रवृत्त की सहायता से ये एंटीजन को पकड़ के और मार के खा जाती हैं। जैसे हम बात करें स्किन के अंदर लैंगरहैंस की जो डेंड्रिटिक सेल्स पाई जाती हैं, दूसरी हम बात करें ये कहाँ पाई जाती है, स्प्लीन के अंदर ये पाई जाती हैं। ऐसे ही अगली जो तीसरी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वे होती हैं बी लिम्फोसाइट। कौन सी होती हैं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में काम करती हैं। ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। ध्यान रखना, आपसे यदि पूछा जाए कि भाई एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं जो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। दूसरा, यदि कोई आपसे पूछे कि मेमोरी सेल का निर्माण कौन करता है, तो बी लिम्फोसाइट ऐसी हैं जो मेमोरी सेल्स का निर्माण करती हैं, जिसमें एक बार मेमोरी सेव हो जाती है उस एंटीजन की, फिर वापस यदि वो एंटीजन आएगा तो पहले से ही हमारी बॉडी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीजन की हमने बात कर ली, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बात कर ली। अब छोटा सा एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। देखिए 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक ब्लड ग्रुप जो जनरली हम सबके अंदर पाया जाता है वो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, जिसके अंदर ए होता है, बी होता है, एबी होता है, ओ होता है। उनके पास एंटीजन कौन सा पाया जाता है, तो एच एंटीजन उनके पास पाया जाता है जो आरपीसी की सरफेस पे होता है। कल हमने बात कर ली थी इसके बारे में। एक दूसरा ब्लड ग्रुप होता है
होता है जिसको अपन बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कह देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एच एंटीजन नहीं पाया जाता। तो जब कभी भी ट्रांसफ्यूजन होगा, दोनों जो ब्लड ग्रुप है आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो एबीओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कभी भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं चढ़ाया जा सकता, यानी इनके मध्य कभी भी ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि एबीओ ब्लड ग्रुप है उनके पास कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो एच नाम का एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एंटीबॉडी की आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल बाई शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। इनका निर्माण कौन करता है, तो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं इनका क्या करते हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि सभी एंटीबॉडीज है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं कि आईजी होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईजी कहते हैं, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन की ये बनी हुई होती है, यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, एक और लाइन होती है कि सभी एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो एंटीबॉडीज नहीं होती है, ध्यान रखना। यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो अलग चीज होती है। तो जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है वो एंटीबॉडीज नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी एंटीबॉडीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो दो हैवी चेन्स हमें देखने को मिलती है, दो भारी श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती है जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, इनको अपन क्या कहेंगे, हैवी चेन्स कहेंगे। दूसरी दो लाइट चेन्स होती हैं जिनको अपन दो हल्की श्रृंखलाएं कहते हैं, जो कि आपको ब्लू कलर में यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। दोनों बीच में जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे संरचना एक बनती है जिसको अपन हिंज रीजन कह देते हैं। नीचे की तरफ आओगे तो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये वेरिएबल रीजन होता है जो कि एंटीबॉडी से एंटीबॉडी में वेरी करता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे जाके पहचान होती है किसकी, एंटीजन की। जब ये मैंने आपको यहाँ पे एंटीजन का स्ट्रक्चर बताया था, तो ये एपिटोप्स कहते हैं जो कि बताते हैं हमें कि कौन सा एंटीजन किस प्रकार का, ये इनकी पहचान है, इनका आइडेंटिटी कार्ड है। तो उसको पहचान करने के लिए यहाँ पे अलग प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको अपन पैराटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराटोप। तो पैराटोप क्या है, जो एंटीबॉडी के पास पाया जा रहा है। ठीक है, और एंटीजन के पास क्या पाया जाता है, एपिटोप पाया जाता है, ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड की जो श्रृंखलाएं होती हैं उनके मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडीज के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो एस यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पैराटोप है, यहीं पे आके कौन जुड़ेगा, एंटीजन जुड़ेगा, या फिर ये एंटीबॉडीज जाके एंटीजन के पास जुड़ेंगे। इसलिए इसको अपन क्या कह देते हैं, एंटीबॉडी या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट इसे कह देते हैं। तो ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर हमारी समझ में आ गई, हल्की सी मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एंटीबॉडीज जो है 5 प्रकार की होती हैं टोटल। मैंने जिस तरीके से आपको याद कर रखा है वो बता देता हूँ। मैंने इसको इस तरीके से याद कर रखा है, गेमडी। ठीक है, गेम्ड मैंने इस तरीके से आपको याद कर रखा है, या फिर आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में ये लिखी हुई है इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, गेमडी। दोनों प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमने इनकी मात्रा के आधार पर इनको जो है बांटा हुआ है। जैसे सबसे पहले आती है हमारी आईजीजी जिसकी फुल फॉर्म होती है आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। ये सबसे अधिक मात्रा में होती है, लगभग 80% हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आईजीए की फुल फॉर्म होती है आईजी अल्फा, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ये बॉडी में हमारे 10 से 15% पाई जाती है। ये माता के दूध में यानी कि कोलेस्ट्रॉल में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आंसू में, लार में, पसीने में ये उपस्थित होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी, इसी को अपन सेक्रेटरी एंटीबॉडी या फिर कोपरा एंटीबॉडी भी कहते हैं। कोपरा एंटीबॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे उत्सर्जित पदार्थों में भी देखने के लिए मिलती है, इसलिए इसको अपन कोपरा एंटीबॉडी कह देते हैं। अगले नंबर पे आती है आईजीएम यानी कि म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। ये क्या होती है, ये आकार में सबसे बड़ी होती है, यानी कि पेंटामर के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसको मैंने किस तरीके से याद कर रखा है, चूंकि ये सबसे बड़ी है तो मेगा, अगर कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसको हम किस से डिनोट करते हैं, मेगा से डिनोट करते हैं। तो मेगा में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और आईजी एम, यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको याद कर रखा है। आप भी इसी तरीके से याद करना चाहें तो कर सकते हैं। संक्रमण के बाद सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, तो आईजीएम एंटीबॉडी है जो कि सबसे पहले वहाँ पे बनती है। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है तो आईजीडी आती है, जिसको अपन इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा कहते हैं। 0.2% हमारी बॉडी में पाई जाती है। बी लिम्फोसाइट की सतह पर क्या पाई जाती है, एंटी रिसेप्टर के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आती है हमारे सामने इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, तो एक तो यही इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी, एलर्जी के दौरान हिस्टामिन का श्रावण ये करती है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई एलर्जी के दौरान कौन सी बनती है, तो आईजीई बनती है। कोई आपसे पूछे कि माता के दूध से जो प्राप्त होती है वो कौन सी है, तो आईजीए है। इसको मैंने किस तरीके से याद कर रखा है कि हम अपने शॉर्ट फॉर्म में जो हमारी माँ होती है उसको अपन अम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। मैंने इस तरीके से याद कर सका, तो ए से अम्मा, आईजीए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं भाई, जैसे कि एकमात्र एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में प्रवेश कर जाती है, इसको मैंने किस तरीके से याद कर रखा है कि जो हमारी माँ है वो हमारे लिए क्या है, गॉड है। जब तक हम उसके पेट में रहते हैं तब तक वो हमारे लिए कौन है, भगवान है। क्योंकि वहीं से हमारा पूरा क्या आ रहा है, राशन पानी आ रहा है। जो भी खाना पीना होता है वहीं से हम खाते हैं पीते हैं। जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है वो वहीं से निकालते हैं, प्लेसेंटा से निकालते हैं। जो भी हम शोषण करते हैं वो भी प्लेसेंटा से करते हैं। तो ये सब हमारे लिए कौन करता है, गॉड, यानी माँ हमारी जो है भगवान के रूप में काम करती है। तो गॉड से अपन आईजीजी ले लेंगे और इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा। तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। चलिए
आगे हम बात करते हैं भाई प्रतिरक्षा से संबंधित रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एलर्जी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये अति संवेदनशीलता को दिखाता है। इनके कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें एलर्जी कॉज करते हैं। तो उनका उपचार क्या है कि उनका उपचार ये है कि हमें उनसे बचना चाहिए। इसको अपन हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन भी कह देते हैं। यहाँ पे क्या होता है अत्यधिक एंटीबॉडी का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, यदि हम इनके लक्षणों की बात करें तो जैसे तेज जुकाम हो जाएगा, आंखों या नाक से पानी का श्रवण होने लग जाएगा, या फिर हमारी बॉडी पे लाल निशान बनना, लाल चकत्ते जैसे जो है बनना शुरू हो जाएंगे। अगली जो पॉइंट है आप देखेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एलर्जी क्रिया बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि एलर्जी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो हमारा रक्त है बहुत पतला हो जाता है, यानी कि उसकी तरलता जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है रक्त हमारा नलिकाओं से बाहर निकल के ऊतकों में पहुंच जाता है, टिश्यू में पहुंच जाता है, और बीपी हमारा जो है बॉडी का बहुत कम हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक कह देते हैं। उपचार क्या है एलर्जी का? उपचार क्या है एंटी हिस्टामिन जो है ड्रग्स वो दी जाती हैं, या फिर स्टेरॉइड दिए जाते हैं कॉर्टिसोल के रूप में। इसके अलावा एक क्रिया आती है जिसको अपन प्लाज्माफेरेसिस कहते हैं। प्लाज्माफेरेसिस क्या होता है कि इसमें रोगी जो व्यक्ति होता है, जो रोगी व्यक्ति उसके प्लाज्मा में से एंटीबॉडीज को पृथक कर लिया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उनका उपयोग भी एलर्जी के उपचार में किया जाता है। दूसरे नंबर पर आती है इम्यून सिस्टम से जो रिलेटेड डिजीज है वो आती है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है कि हमारा जो खुद का शरीर है वो अपने ही ऑर्गन्स या फिर जो हमारी बॉडी में टिश्यू पाए जाते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो सबसे पहले आता है हाशिमोटो डिजीज, जिसको अपन हाइपोथायरॉयडिज्म भी कह देते हैं। दूसरा आता है ग्रेव्स का डिजीज, जिसको अपन हाइपरथायरॉयडिज्म भी कह देते हैं। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें क्या होता है कि मसल्स के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरा आता है गुलिन बेरी का सिंड्रोम, जिसमें नर्व्स और मसल्स दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरा मतलब अगला आता है रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर में क्या होता है हार्ट वॉल्व जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये आपने डिजीज जरूर सुनी होगी, जो जॉइंट्स के अंदर ज़्यादातर लेडीज़ के अंदर ये हमें आजकल देखने को मिल रही है, जिसको हम रोमेटॉइड अर्थराइटिस कह देते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। इसके बाद बात करें तो एक होती है मल्टीपल एस्केलाइटिस, जिसको हम माइलिन शीथ कह देते हैं। इसमें होता क्या है कि माइलिन आवरण जो है वो प्रभावित होता है नर्वस सिस्टम का, यानी कि हमारा जो नर्व सेल है उसका माइलिन शीथ है वो प्रभावित होता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन शब्द है वो वैका नाम के शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है काऊ या फिर गाय। एडवर्ड जेनर ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक की वैक्सीन की खोज की थी। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, पहले बनता भी था पेपर के अंदर। आगे बात करते हैं कि टीकाकरण में रोग कारक को प्रवेश कराते हैं, जबकि प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। दोनों ही अलग अलग टर्म है। वैक्सीनेशन बिल्कुल अलग टर्म है और इम्यूनाइजेशन बिल्कुल अलग टर्म है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि अपन रोग कारक को बॉडी के अंदर प्रवेश कराते हैं, और इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी हमारी जो है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। तीन प्रकार की यानी 3 जनरेशन जो है वैक्सीन की अब तक आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि जीवित एवं मृत रोग कारक आधारित जितनी वैक्सीन होती हैं उनको अपन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, जैसे पॉक्स वायरस की वैक्सीन हो गई, पोलियो की हो गई, या फिर एमएमआर की जो वैक्सीन होती है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इनको तैयार किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन थी वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन थी। अभी थर्ड जनरेशन की वैक्सीन चल रही है। इसमें क्या होता है डीएनए या फिर आरएनए के आधार पर होती हैं, और इनको नया अभी और बनाया जा रहा है, जैसे मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन थी जो कि कोरोना वैक्सीन के लिए बनाई गई थी वो थर्ड जनरेशन की वैक्सीन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन टाइप्स ऑफ वैक्सीन देख लेते हैं, टीके कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है एटेन्यूटेड जो वैक्सीन है, जिसे अपन जीवित रोग कारक भी कह देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो रोग कारक होता है उसको जीवित अवस्था में ही हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है, लेकिन उसको कैसा कर देते हैं निष्क्रिय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रोग उत्पन्न नहीं करता है। ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न बना है, अभी अपन पीवाईक्यूज में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एटेन्यूटेड जो वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है कि जो रोग कारक है वो जीवित अवस्था में ही बॉडी के अंदर डाला जाता है, लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे रोग उत्पन्न वो नहीं करता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक जो है बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके पास ये सिग्नल जाता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हुआ है, जैसे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन तुरंत से शुरू हो जाता है। जैसे पोलियो की जो वैक्सीन थी, ओरल पोलियो जो वैक्सीन थी वो इसी प्रकार की एटेन्यूटेड वैक्सीन थी, जिसे सेविन ने बनाया था सबसे पहले। फिर बीसीजी की जो वैक्सीन होती है, एमएमआर की जो वैक्सीन होती है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, अभी आके अपन पीवाईक्यूज में देख भी लेंगे। टाइफॉइड की जो वैक्सीन होती है जिसको मुंह से लिया जाता है वो भी कैसी है एटेन्यूटेड प्रकार की वैक्सीन होती है। दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड। इसमें क्या होता है जो रोग कारक है उसको मृत अवस्था के अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, जिसमें रेबीज की वैक्सीन आती है, आईपीवी की साल्क ने जिसको बनाया था। इसके बाद न्यूमोकोकल की जो वैक्सीन होती है, कोलेरा की जो वैक्सीन होती है, वो सारी कैसी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं। फिर तीसरे नंबर पर आती है टॉक्सोइड नाम की वैक्सीन। टॉक्सोइड का मतलब क्या होता है कि जो भी रोग कारक है उसका जो विषाक्त पदार्थ होता है उसको बाहर निकालते हैं, उसको हानि रहित बनाया जाता है, फिर हमारी बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, जैसे डिप्थीरिया की हो गया या फिर टेटनिस की हो गया। इसके बाद बात करते हैं सब
सब यूनिट कौन सी होती है, प्रोटीन आवरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, जैसे वायरस हो गया, तो वायरस का अपन क्या करेंगे, उसका कैप्सिड लेंगे, कैप्सिड को यूज करके हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देंगे। जैसे हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है उसमें यीस्ट का निर्माण किया जाता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी की जो कैप्सिड होती है, इनको उसका जो प्रोटीन का आवरण होता है उसको यीस्ट से बनाया जाता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। जैसे नोवावैक्स की जो वैक्सीन आई थी कोरोना वायरस के समय, उसमें क्या हुआ था कि जो कोविड की स्पाइक प्रोटीन होती है उसका यूज किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉन्जुगेटेड यानी कि संयुग्मित वैक्सीन आती है, उसमें होता क्या है कि प्रोटीन के साथ साथ पॉलीसैकेराइड का यूज भी किया जाता है, जिससे उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी की जो वैक्सीन आती है वो कॉन्जुगेटेड प्रकार की वैक्सीन है। संयुग्मित का मतलब ही हो जाता है कि दो चीजों को संयुग्मित करके बनाया जाता है, तो प्रोटीन के साथ साथ किसको जोड़ दिया जाता है, पॉलीसैकेराइड को जोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। तो यहाँ से बहुत अच्छे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि डीएनए व आरएनए पर आधारित जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसके आधार पर वैक्सीन का निर्माण किया जाता है और वो हमारी बॉडी में इंसर्ट कराए जाते हैं। जैसे मॉडर्ना और फाइजर जो वैक्सीन थी, ये कैसी थी, आरएनए पर आधारित वैक्सीन थी जो हमारे कोरोना टाइम में यूज की गई थी, और जाइकोव डी जो वैक्सीन थी वो डीएनए पर आधारित वैक्सीन थी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ वैक्सीन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि वैक्सीनेशन शेड्यूल है, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बताया गया है कि भाई बच्चे में टीकाकरण कब कब लगाया जाता है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट दी गई है कि भाई प्राइमरी जो लिम्फोसाइट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो थाइमस ग्लैंड होती है और बोन मैरो होती है, यानी कि यहाँ पे लिम्फोसाइट बनती है प्राइमरी रूप से। ठीक है, चलिए आगे अपन अगला टॉपिक आता है हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि टिश्यू और ऑर्गन्स का अपन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई ऑर्गन या फिर कोई टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है, उसकी जगह दूसरे बंदे का ऑर्गन या फिर टिश्यू लेके अपन क्या कर देंगे, नया लगा देंगे, जिसको अपन ट्रांसप्लांटेशन कह देते हैं। सबसे पहले एलेक्सिस कैरल नाम के साइंटिस्ट है जिनको प्रत्यारोपण का या फिर ट्रांसप्लांटेशन का फादर कहा जाता है। 1954 के अंदर डेविड ह्यूमे और जोसेफ म्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सफल किडनी का प्रत्यारोपण कर दिया था, यानी कि जो किडनी थी उसका ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले कर दिया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पहले दूसरे जो हमारे पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है या फिर जो अच्छे लेवल के पेपर होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा कौन सा, ऑटोग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो दाता होता है यानी कि जो डोनर होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो एक ही व्यक्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल सुनना, जैसे भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, जैसे मान के चलिए हमें किसी की फेस की सर्जरी करनी है, या फिर जो हम फेस की जो त्वचा होती है या फिर फेस की जो सर्जरी करते हैं, उसमें होता क्या है कि पैर की त्वचा को चेहरे पर लगा देते हैं। जैसे मान के चलिए मैं हूँ, मेरी फेस की सर्जरी हो रही है, तो मेरे क्या होगा, जो जांग वाला पोर्शन होता है, उसके पीछे की जांग का जो पीछे वाला पार्ट होता है, वहां से स्किन को लिया जाएगा और मेरे चेहरे पे लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं ही तो डोनर हूँ और मैं ही क्या हूँ, एक्सेप्टर हूँ, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑटोग्राफ्ट कहेंगे, ध्यान रखना। ऐसे ही बात करते हैं अपन बाईपास सर्जरी की। तो बाईपास सर्जरी क्या होती है कि पैर की जो रक्त नलिका होती है उसको अपन हार्ट में बाईपास कर देते हैं, शंट बना देते हैं, जिसको अपन बाईपास सर्जरी कह देते हैं। तो जो ह्यूमन है उसमें डोनर कौन है, वही आदमी है जिसकी पैर की रक्त नलिका को लिया जाएगा, और ग्राही कौन है, एक्सेप्टर कौन है, वो भी वही व्यक्ति है जिसके हार्ट में जाके उसको शंट के रूप में लगाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि दाता व्यक्ति एक समान जुड़वा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस आपको पता होगा, दो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें डोनर एक होगा डोनर और दूसरा होगा एक्सेप्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सफलता की दर सर्वाधिक हो जाती है क्योंकि बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। आगे बात करते हैं, अगला होता है हमारे सामने एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होता है कि दाता उसी प्रजाति का होता है लेकिन जुड़वा नहीं होता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ह्यूमन से ह्यूमन में लगाया जाएगा, पारिवारिक रिश्ते में इसमें सफलता दर सबसे अधिक होती है। अगला आता है जीनोग्राफ। जीनोग्राफ में बिल्कुल अलग चीज हो जाती है कि जो डोनर है वो किसी अन्य प्रजाति का ही हो जाता है। जैसे कई बार आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा कि भाई हमने क्या किया, शुगर का जो हार्ट है, जो पिग है उसका हार्ट लेके हमने मनुष्य में लगा दिया, लेकिन जो यहाँ पे पिग था, पिग को किस प्रकार से तैयार किया गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार किया गया था। ऐसे नहीं था जो रोड पे अपन घूमते हुए देखते हैं सुअर, वो वाले सुअर नहीं थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसको तैयार किया गया था। उसका जो हार्ट है उसको इस प्रकार से बनाया गया था कि हमारे ह्यूमंस का जो हार्ट होता है उससे उसकी स्ट्रक्चर जो है मिलती जुलती रहे, और उसको वापस ह्यूमंस के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसप्लांटेशन कर दिया गया। तो ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन की सक्सेस फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है उसके सक्सेस फैक्टर कौन कौन से आते हैं। तो पहले नंबर पे आता है कि भाई प्रत्यारोपण से पूर्व कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो एक आपने नाम सुना होगा एमएससी, यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन एचएलए भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्रुप की और ऊतक की जांच की जाती है कि भाई दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमंस होता है उसके 6 नंबर जो क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन है उसमें एंटीजनों का निर्धारण किया जाता है। एलील्स में जितनी अधिक समानता होगी प्रत्यारोपण की सफलता उतनी ही अधिक होगी। तो ये देखा जाता है कि जीन्स आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो टिश्यू है वो आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। तो जितने भी एल्स होते हैं इसको अपन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि जब प्रत्यारोपण हो गया उसके बाद क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट जो है दवाई वो दी जाती है, जिसको अपन प्रतिरक्षा संदमक कह देते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति का कोई ऑर्गन लगाया गया, तो उस जिस व्यक्ति के अंदर लगाया गया यानी कि जो डोनर है, ठीक है, उसका जो ऑर्गन होगा या उसका जो टिश्यू होगा और जिसको दिया गया यानी कि जो एक्सेप्टर है उसके लिए वो क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है, उसकी बॉडी के लिए वो क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल्स है। तो उसकी बॉडी तुरंत क्या करने लग जाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स करने लग जाएगी। तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, कोई ऐसा दवाई दी जाएगी, कोई ऐसी ड्रग दिया जाएगा जो कि उसको इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, सप्रेस करने का काम कर दे। तो ऐसी ऐसी जो ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती हैं, संदमन करने का काम करती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, इम्यून सप्रेसेंट कह देते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, इम्यून एंटीबॉडी के निर्माण को बिल्कुल रोक देती है और इनको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड प्रकार की ये होती हैं। सुपर इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, जहाँ पे एग्जांपल पूछा जाता है, एग्जांपल कौन सा, साइक्लोस्पोरिन सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये क्या होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम जो है कवक से इसको प्राप्त किया जाता है और टी सेल आधारित प्रतिरक्षा को ये कम कर देती है। ठीक है, कौन सी, साइक्लोस्पोरिन जो है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम जो कवक है उससे इसको प्राप्त किया जाता है और टी सेल पर आधारित जो प्रतिरक्षा उसको ये कम कर देती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, अपन थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। तो कैंसर का मतलब होता क्या है कि कोशिकाओं की अनियमित अनकंट्रोल्ड जो वृद्धि होती है या फिर जो विभाजन होने लग जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, कैंसर का रोग कह देते हैं। कैंसर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है जो एक ही स्थान पर जो गांठ है वो बनी रहे, ये जो घातक कम होती है उसको अपन सुदम या फिर विनाइन ट्यूमर कहते हैं। यानी कि कैंसर में जो है गांठ दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसी होती है जो एक ही स्थान पर स्थानबद्ध रहती है और वहीं पे अपना साइज बढ़ाती हुई रहती है, तो वो घातक कम होती है। दूसरी होती है मैलिग्नाइन ट्यूमर। मैलिग्नाइन ट्यूमर को अपन दुर्दम कहते हैं हिंदी के अंदर। ये क्या करती है कि ये फैलने का काम करती है, एक जगह पर गांठ बनी वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती हुई जाएगी, ये अन्य भागों पर भी फैल रही है, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कह देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हम सबकी बॉडी के अंदर ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारी कोशिकाओं में कैसे रहते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपन कार्सिनोजेंस कहते हैं, जो कि जो जीन्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स होते हैं, वो एक्टिवेट करने का काम करते हैं। यही सक्रिय होकर किसको प्रेरित करते हैं, कैंसर को कॉज करते हैं। तो जो कैंसर को कॉज करने वाले हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कह देते हैं। ये क्या करते हैं, ये पदार्थ होते हैं जो कैंसर को जो कैंसर के जीन होते हैं जिनको अपन ऑन्कोजीन्स कह रहे थे उनको सक्रिय करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, एक्सरेज हो गए, तंबाकू हो गई, बेंजीन हो गई, मस्टर्ड गैस हो गई, गाड़ियों का धुआं हो गया, ये सारे कार्सिनोजेंस कहलाते हैं जो कि हमारे ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं और कैंसर को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वायरस भी होते हैं जो कि कैंसर को उत्पन्न करते हैं, जिसको अपन ऑन्को वायरस कह देते हैं। जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने रियो वायरस का। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, कैंसर के टाइप की बात कर लें और डायग्नोसिस की बात कर लें और ट्रीटमेंट की बात करें। तो कैंसर की टाइप जो है, जैसे सार्कोमा की बात करें तो आंतरिक अंगों का जो कैंसर होता है उसको अपन सार्कोमा कह देते हैं। लिम्फोमा क्या होता है, लसिका ग्रंथि यानी कि जो लिम्फ नोड होते हैं उनका कैंसर होता है उसको लिम्फोमा कह देते हैं। ठीक है, यदि त्वचा का कैंसर हो रहा है तो उसको अपन मेलानोमा या फिर कार्सिनोमा कह देते हैं। ठीक है, कॉमन की बात करें तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो मेंस के अंदर और ब्रेस्ट कैंसर होता है वो वुमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है आजकल, आप देख रहे होंगे न्यूज़ के अंदर। यदि हम डायग्नोस की बात करें, इसको डायग्नोस किस प्रकार से किया जाता है, तो एमएस टेस्ट हो गया, पेप स्मीयर टेस्ट हो गया या फिर सेल कल्चर के द्वारा अपन इसको डायग्नोस कर लेते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। यदि उपचार की बात करें तो रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया जाता है, कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है, रेडियोथेरेपी या फिर शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के द्वारा उस गांठ को वहाँ से हटा दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रेडियो आइसोटोप्स हो जाते हैं, जैसे कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं ब्लड कैंसर में। ठीक है, आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं थायराइड कैंसर में, P32 का यूज़ करते हैं त्वचा के कैंसर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई पॉल्यूशन से रिलेटेड डिजीज कौन सी हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले मरकरी या फिर पारा की यदि विषाक्तता हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उससे रोग कौन सा हो जाएगा, मिनीमाटा रोग हो जाएगा। यदि कैडमियम की अधिकता हो जाए तो एटाई नाम का रोग हो जाएगा। यदि आर्सेनिक की अधिकता हो जाए तो ब्लैक फुट डिजीज हो जाएगी। यदि नाइट्रेट यानी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है मीथेमोग्लोबिनिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों ही सेम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी सेम है और इसी को अपन क्या कह देते हैं, मीथेमोग्लोबिनिया भी कह देते हैं। इसी तरीके से सिलिका या फिर सिलिका के कणों का यदि बॉडी के अंदर जमाव होने लग जाए, लंग्स के अंदर जमाव होने लग जाए तो उसको अपन सिलिकोसिस कह देते हैं। फ्लोराइड, यदि पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग जाए तो उसको अपन फ्लोरोसिस कह देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, पूरी इम्यूनिटी को मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैंसर के बारे में मैंने आपको बता दिया और ये पॉल्यूशन से रिलेटेड जो डिजीज है उनकी भी मैंने बात कर ली। यहाँ से आपको 101%
1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी अपन बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने दिया गया है कि भाई दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अभी कथन है कि भाई द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की तुलना में शीघ्र व अति तीव्र होती है। तो हमने बिल्कुल देखा था कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, जल्दी होता है और ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनती है। तो बिल्कुल कथन सही कह रहा है। कारण क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रथम मुठभेड़ की स्मृति रहती है, यानी कि जो अवर बॉडी है वो अपीयर्स रखती है मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि पहली बार कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आया होगा और फर्स्ट जो रिस्पॉन्स हुआ होगा, क्या उसकी मेमोरी हमारी बॉडी के अंदर रहती है? तो बिल्कुल रहती है। मेमोरी सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि इस बात की मेमोरी रखती है कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल्स आया था, और उस चीज़ की मेमोरी हमारी बॉडी में बनी रहती है। तभी सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छे से या फिर बहुत तीव्र और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। दोनों ए और आर दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और बिल्कुल इसका सही स्पष्टीकरण ये दे रहा है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है? नहीं को जरूर आप ध्यान रखिएगा। इंटरफेरेंस, बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, आमाशय में अम्ल या फिर आईजीजी। हिंदी में इंग्लिश में अपन देखें जैसे इंटरफेरेंस है, बिल्कुल ये सही बात है, ये जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा है। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, बिल्कुल ये भी जन्मजात ही होता है। एसिड इन द स्टमक, ये भी बिल्कुल जन्मजात होता है, लेकिन आईजीजी है ये जन्मजात नहीं होती है, ये बाद में हमारी बॉडी के अंदर बनती है। ध्यान रखिएगा, ये हमने पहले देख लिया था। ठीक है, ये जो इंटरफेरेंस हो गए या फिर आमाशय अम्ल हो गया, बहुरूप केंद्रक शक्तिकाणु श्वेताणु हो गए यानी ल्यूकोसाइट्स हो गए, ये सब क्या है? हमारे फर्स्ट बैरियर है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि अगर कोई हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स एंटर नहीं किया है लेकिन इसको बाहर से ही बैरियर करने का ये काम कर देते हैं, लेकिन एंटीबॉडी जो गामा है, आईजीजी है, ये क्या करती है? ये यदि बॉडी के अंदर हमारे एंटर कर गया कोई चीज़, तब जाके ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं भाई, निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन रक्त एवं अंतराली द्रवों में प्रमुख रूप से उपस्थित रहता है और प्लेसेंटा को पार कर सकता है? ये मैंने आपको अभी बताया था, प्लेसेंटा को पार कर रहा है, प्लेसेंटा को पार कर रहा है यानी कि गॉड, प्लेसेंटा को पार कर रहा है यानी कि गॉड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आईजीजी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का सही उदाहरण है? अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी एट्यूनेटेड वैक्सीन हमने पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ भैया हमने कहाँ पढ़ी है एट्यूनेटेड वैक्सीन, उसका एग्जांपल भी अपन देख लेते हैं क्या हमने लिखाया है कि नहीं लिखाया। तो यदि हम वैक्सीन के टाइप पे जाएंगे, भाई एट्यूनेटेड वैक्सीन ये हमारे सामने आ गई है और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है बीसीजी का। किसका दिया गया है? बीसीजी का, एमएमआर, टाइफाइड और ओपीबी। क्या हमारे वहाँ पे है एग्जाम्पल बीसीजी में? बीसीजी हमारे उधर है कि नहीं है ऑप्शंस में, वो हम देख लेते हैं। तो डिप्थीरिया वैक्सीन बिल्कुल राइट आंसर नहीं है, ये मिल गया साहब बीसीजी, ये मिल गया बीसीजी, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज भी नहीं होगा, काउपॉक्स वायरस भी नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इन नोट्स में से देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, चलिए प्रतिरक्षी का प्रतिजन बंधकारी स्थल क्या कहलाता है? यानी कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है एंटीबॉडीज की, उसको अपन क्या कह देते हैं? आइडियोटाइप कह देते हैं, आइसोटाइप कह देते हैं, एलोटाइप कह देते हैं या फिर एंटी आइडियोटाइप कह देते हैं। तो विशिष्ट प्रकार का होता है, आप हिंदी से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एंटीजन जितने भी होते हैं उनके सबके साइट पे उनकी जो सरफेस होती है उस पर एक स्पेसिफिक प्रकार की जो प्रोटीन है वो लगी हुई रहती है, यानी कि वो उनका आइडेंटिटी कार्ड है। और ये पूछ रहा है कि भाई एंटीबॉडीज पे ऐसी कौन सी चीज़ है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसका नाम क्या है? उसको अपन इडियोटाइप कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती है? तो हमें पता है टी कोशिकाएं जो है थाइमस ग्लैंड्स में परिपक्व होती है। तो बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में इम्यूनिटी को कंप्लीट कर लिया और सारे जो टॉपिक्स है उनको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पीवाईक्यूज को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो पीवाईक्यूज आप देख रहे हैं ये पीवाईक्यूज हमारी बुक से हैं। ठीक है, जिस बुक को हमने डिज़ाइन किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और जिस प्रकार के पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं इसी प्रकार के अभ्यास प्रश्न भी आपको पेपर में देखने के लिए, यानी हमारी बुक में जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगे, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।